नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज SOSS सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज केस TS5 पारिस्थितिकी पर्यावरण और पर्यटन ब्लॉक 1 हमारा पर्यावरण एक परिचय यूनिट 1 हमारा पर्यावरण 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप पारिस्थितिकी पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के बीच अंतर समझ सकेंगे, पर्यावरण और पर्यावरणीय कारकों को समझ सकेंगे, प्राणियों के अपने पर्यावरण में अन्योन्याश्रय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, समय के साथ पर्यावरण में होने वाले मंद और तीव्र परिवर्तनों के विषय में जान सकेंगे और परिवर्तनशील पर्यावरण में आधुनिक मानव की भूमिका समझ सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। पारिस्थितिकी इकोलॉजी पर्यावरण एनवायरनमेंट और पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम ऐसे 3 सामान्य शब्द हैं जिन्हें हम प्रतिदिन किसी न किसी संदर्भ में सुनते हैं। पहले हमें इन तीनों महत्वपूर्ण शब्दों के बीच के अंतर को समझ लेना चाहिए। यदि आप अपने प्रतिवेश पर चारों ओर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि कोई भी प्राणी अपने आप को अपने प्रतिवेश से अलग नहीं रख पाता है। प्रत्येक जीव एक जटिल रूप से संयोजित तंत्र का भाग है, जिसमें उसके अतिरिक्त अजीव तत्व भी सम्मिलित हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी ग्रीक में ओइकोस इक्वल्स घर वह विज्ञान है जिसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि जीव, जंतु, वनस्पति और जीवाणु किस प्रकार प्राकृतिक जगत में और उसके साथ अन्योन्य क्रिया, पारस्परिक क्रिया करते हैं। किस प्रकार जीव अपने प्रतिवेश के अनुरूप ढल जाते हैं, कैसे अपने प्रतिवेश को उपयोग में लाते हैं या कोई क्षेत्र किस प्रकार जीवों की उपस्थिति के कारण बदलता या प्रभावित होता है। वो सब जो किसी जीव को उसके जीवनकाल में प्रभावित करता है सामूहिक रूप से उसका पर्यावरण ग्रीक एनवायरन इक्वल्स प्रतिवेश कहलाता है। पर्यावरण उन सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीव को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे अपेक्षित आहार, पोषक और ऊर्जा आदि। इसलिए पर्यावरण 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैविक या अजैविक। जैविक या जीवीय पर्यावरण के घटक वह सारे जीवधारी पौधे और पशु हैं जिनके साथ जीव, उसके समूह या पूरा संप्रदाय अन्योन्य क्रिया करता है। इसे एक उदाहरण द्वारा अधिक अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। यदि आप किसी वन में जाएं तो आप देखेंगे कि वनस्पति जातियों में या पशुओं के मध्य बहुत सी अन्योन्य क्रियाएं इंटरैक्शंस चल रही हैं। कुछ जातियां पूर्णतया आहार, जल, पोषक के लिए दूसरी जातियों पर निर्भर हैं, परजीवी, जबकि दूसरी ओर सहजीवन सिम्बायोसिस भी देखा जा सकता है जिसमें दोनों जातियां साथ रहते हुए एक दूसरे को सहयोग देती हैं और परस्पर हितकर संबंध स्थापित करती है। इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करने वाली प्रत्येक जाति दूसरी जातियों के लिए जैविक पर्यावरण का अंश है। भौतिक और रासायनिक घटक जो प्राणियों को प्रभावित करते हैं अजीवीय या अजैविक पर्यावरण को संगठित करते हैं। ये घटक वायुमंडल, जलवायु, जल, पोषक, सूर्य का प्रकाश, मृदा हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसकी रचना जीवों के विविध प्रकारों की एक दूसरे के साथ और अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। अतः इसका संगठन एक विशिष्ट क्षेत्र में निवास कर रहे समस्त संबंधित जीवों और क्षेत्र के भौतिक लक्षणों द्वारा होता है। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक हो सकता है जैसे कोई वन, घास स्थल, मरुस्थल, झील आदि, या वह मानव द्वारा निर्मित हो सकता है जैसे खेत। वह बहुत छोटा हो सकता है जैसे जल जीवशाला एक्वेरियम, या फिर विशाल जैसे महासागर। हमारा ग्रह कई विस्तृत क्षेत्रीय प्रकारों के पारिस्थितिक तंत्रों से बना है। इन्हें जीवोम बायोम्स कहते हैं और इनकी चर्चा इकाई 3 में की जाएगी। यह इकाई पर्यावरण के अध्ययन से आपका परिचय कराती है। हम इस इकाई में अजैविक कारकों की चर्चा करेंगे जो भौतिक पर्यावरण संगठित करते हैं। आप इसमें जान सकेंगे कि समय के साथ किस प्रकार पर्यावरण बदला है और निरंतर बदल रहा है। हम इसकी संक्षिप्त चर्चा भी करेंगे कि हमारे उद्यमों ने किस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित किया है।
आपको ये समझने में सहायता होगी कि प्राकृतिक तंत्रों की क्रियाशीलता कुछ निश्चित दबावों के अंतर्गत विभंगित क्यों हो जाती है। यह इकाई जैव विविधता संरक्षण के संभव उपाय खोजने पर और दीर्घकालीन पर्यावरण प्रबंध के लिए भी आपको प्रेरित करेगी। इस प्रकार का विवेक प्रत्येक पर्यटन व्यवसाय के लिए आवश्यक है ताकि एक ऐसे विश्वस्त पर्यटन को बढ़ावा दे सके जो प्रकृति से समन्वय रखता हो। आगामी इकाई प्रकृति में संयोजन में आप जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य विभिन्न संयोजनों के विषय में पढ़ेंगे। 1.2 अजैविक पर्यावरण। हम जानते हैं कि जैव जगत अजैविक पर्यावरण में निवास करता है और उस पर निर्भर है। यदि हम अपनी पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जीवों की उत्तरजीविता, वितरण और अनुकूलन को समझना चाहें तो पर्यावरण के अजैविक घटकों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ कुछ अजैविक पर्यावरणीय कारक जैसे किसी क्षेत्र की जलवायु, मृदा और धरातल उस क्षेत्र में विशेष प्रकार की वनस्पति के लिए उत्तरदायी होते हैं। यही कारण है कि शिमला और उडगमंडलम की वनस्पति जयपुर और जैसलमेर की वनस्पति से भिन्न है। विभिन्न अजैविक कारकों का उपयोग करने, सहन करने या उससे संघर्ष करने की जीवों की योग्यता में विविधता पाई जाती है जो उनके वितरण, व्यवहार और दूसरे जीवों के साथ उनके संबंधों को सीमित कर देती है। आइए हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अजैविक कारकों पर विचार करें जो जीवन के लिए निर्णायक हैं। 1.2.1 वायुमंडल। हमारा वर्तमान वायुमंडल अनेक गैसों और निलंबित कणों का मिश्रण है। निचले वायुमंडल में निरंतर सम्मिश्रण चलता रहता है जिसके परिणामस्वरूप 80 मी की ऊंचाई तक हर स्थान पर हमारे वायुमंडल का संघटन लगभग एक सा रहता है। 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर ये गैसें स्तरित हो जाती है, अर्थात भारी गैसें निम्न स्तर पर पाई जाती है जबकि ऊंचे स्तर पर हल्की गैसें होती हैं। सारणी 1 में आप देख सकते हैं कि जल वाष्प को छोड़कर निचला वायुमंडल 78.08% नाइट्रोजन द्वारा संघटित है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीव, कुछ प्रकार के जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों को छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में नहीं ला सकते। ये पहले नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है और फिर पौधे एवं अन्य प्राणी इसे उपयोग में लाते हैं। ये प्रक्रिया प्रकृति में नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। ऑक्सीजन 20.95% है और वह न केवल हमारी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है बल्कि इस पृथ्वी के संपूर्ण प्राणियों, अवायु जीवाणु, एनाएरोबिक बैक्टीरिया को छोड़कर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऊर्जा निर्मुक्ति क्रिया के लिए भी आवश्यक है। इनके अतिरिक्त अधिक पाई जाने वाली गैसें ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सारे हरे पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, जिस पर संपूर्ण जैविक तंत्र निर्भर है, में परिवर्तित करते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प भी अल्प मात्रा, लगभग 1% में पाई जाती है और कई दूसरी गैसें भी उपस्थित हैं। इनमें ओजोन O3 भी है जो वायुमंडल की ऊपरी परत में ऑक्सीजन पर सूर्य की क्रिया के कारण बनती है और जो सूर्य से विकिरित होने वाली पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों से समस्त जीवधारियों को बचाती है। इन गैसों, जैसे कि जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, का आयतन समय के अनुसार और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। वायुमंडल में द्रव या ठोस सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इन्हें एरोसोल कहते हैं। इनमें से अधिकांश पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाते हैं और इनकी उत्पत्ति वायु द्वारा मृदा अपरदन, जंगल की आग के कारण, महासागरीय फुहार से प्राप्त नमक के क्रिस्टल और ज्वालामुखी उद्गार के कारण होती है। एरोसोल का एक दूसरा स्रोत औद्योगिक और कृषीय कार्य है। यद्यपि वायुमंडल में एरोसोल की मात्रा बहुत कम है तथापि ये निलंबित कण बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ कुछ कण मेघ और वर्षा की रचना के केंद्र बनते हैं और कुछ दूसरे कण सूर्य के प्रकाश से अन्योन्य क्रिया करके हवा के ताप को प्रभावित करते हैं। सारणी 1, निचले वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों, जलवायु को छोड़कर, के सापेक्षित अनुपात। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1.2.2 प्रकाश।
जीवन के लिए प्रथम और सर्वाधिक आवश्यकता ऊर्जा और सूर्य का प्रकाश है। सौर विकिरण इस ग्रह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य का प्रकाश जल को वाष्पित करता है जो बाद में वर्षा के रूप में गिरता है। यही ऊर्जा पृथ्वी को असमान रूप से गर्म करके पवन प्रवाह का कारण बनती है। पौधे, जो पृथ्वी पर हर प्रकार के जीवन के मौलिक आधार है, पृथ्वी पर पड़ने वाले सौर विकिरण के कुछ अंश को अपने उपयोग में लाने के लिए सक्षम हैं। जैसा कि इससे पूर्व बताया जा चुका है कि हरे पौधों की सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में उपलब्ध कार्बन ऊर्जा समृद्ध ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये ऊर्जा जो ग्लूकोज में संचित होती है, प्रकाश से प्राप्त होती है। अतः हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के रूपांतरण अथवा अनुकूलन दिशती है। पौधों में और भी कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया, ट्रांसपरेशन, पुष्पन, दीप्तिकालिता, फोटोपीरियोडिज्म और अंकुरण, जर्मिनेशन। सूर्य का प्रकाश प्राणियों के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अधिकतर प्राणी प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। बहुत से प्राणियों में प्रकाशग्राही होते हैं और जीवों की अधिकांश संख्या की क्रियाशीलता का सामंजस्य प्रकाश द्वारा नियंत्रित होता है। अधिकांश कीट, पक्षी और प्राणी दिन में सक्रिय होते हैं, किंतु कुछ कीट जैसे तिलचिट्टे पतंगे और कुछ जीव जैसे चमगादड़ प्राकृतिक रूप से रात में अधिक सक्रिय होते हैं। अर्थात उनकी क्रियाशीलता प्रकाश की अनुपस्थिति से प्रभावित होती है। 1.2.3 तापमान। सारे प्राणी तापमान से प्रभावित होते हैं। अधिकांश प्राणी एक परिमित तापीय परिसर में जीवित रह सकते हैं। वास्तव में प्रत्येक जाति में अपने ही एक तापमान के परिसर में सीमित रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें वह सामान्य रूप से क्रियाशील रह सके। यदि इस परिसर से तापमान घटता या बढ़ता है तो उसकी क्रियाशीलता प्रभावित होगी, यहाँ तक कि उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। तापमान का वो परिसर जिसमें प्राणी का अस्तित्व बना रह सकता है, सहनशक्ति सीमा, टॉलरेंस लिमिट कहलाती है। प्रत्येक शारीरिक क्रिया के लिए एक न्यूनतम, अधिकतम और अनुकूलतम तापमान होता है। न्यूनतम तापमान वह होता है जिस पर क्रिया प्रारंभ होती है, अधिकतम वह जिससे बढ़ने पर क्रिया संभव नहीं होती, और अनुकूलतम वह तापमान है जिस पर क्रिया की गति तीव्रतम होती है। अपेक्षाकृत कुछ ही जीव 45 डिग्री सेल्सियस के शारीरिक तापमान से अधिक पर जीवित रहते हैं। कुछ जीव शारीरिक एवं व्यवहारात्मक अनुकूलन करके अत्यधिक तापमान सहन कर लेते हैं। यदि आप राजस्थान की यात्रा करें तो आप वहां की वनस्पति को अन्य क्षेत्रों की वनस्पति से नितांत भिन्न पाएंगे। मरुस्थलों में उगने वाले पौधों के पत्तों, तनों और अन्य भागों में अनेकों आकारिक परिवर्तन हैं। चित्र 1। इसी प्रकार रेगिस्तान के प्राणी तीव्र तापमान से बचने के लिए बिलों में रहते हैं। शीत ऋतु में शीत प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर पक्षियों का प्रव्रजन, माइग्रेशन, और फिर ग्रीष्म ऋतु में अपने ठंडे प्राकृतिक वास की और वापसी तापमान के प्रति अनुकूलन का एक और उदाहरण है। स्तनी वर्ग, मैमल्स की अनेकों जातियां हैं जो ताप या शीत की चरम सीमा से सुरक्षित रहने के लिए ऐसा ही प्रव्रजन करती हैं। दूसरी ओर बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो प्रव्रजन कर नहीं पाती हैं और शीत अथवा ग्रीष्म की चरम सीमा से बचने के लिए शारीरिक रूप में प्रसुप्त अवस्था में चली जाती हैं। जैसे ध्रुवीय रीछ हिम ताप में जीवित रह सकते हैं, किंतु चरम शीत ऋतु बिताने के लिए वह निष्क्रिय हाइबरनेट हो जाते हैं। 1.2.4 पवन। चित्र 1। नागफनी के पौधे शुष्क जलवायु में अनुकूलन के अच्छे उदाहरण हैं। पवन अथवा वायु का तीव्रगामी प्रवाह मौसम की अवस्था को निर्धारित करता है और कुछ जीवों के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक बन जाता है। पौधे पवन से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। शारीरिक क्रियाओं में से कुछ जैसे वाष्पोत्सर्जन तीव्र अथवा मंद पवन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अधिक ऊंचाइयों पर जहां पवन का वेग बहुत अधिक रहता है, पवन का संघात आसानी से देखा जा सकता है। कभी कभी संपूर्ण वृक्ष वितान हवा की शक्ति के प्रभाव में हवा की दिशा के जाता है। वृक्षों के विभिन्न भाग जैसे शाखाएं, पत्तियां,
फल और फूल क्षतिग्रस्त होकर टूट जाते हैं और कभी कभी तो कम गहरी, कमजोर जड़ों वाले वृक्षों का जड़ से उखड़कर गिर जाना भी सामान्य सी घटना होती है। हवा बीजों और फलों के प्रकीर्णन में सहयोग देती है। 1.2.5 आर्द्रता। वायुमंडल में जलवाष्प या नमी की मात्रा को आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, कहते हैं। जब वायुमंडल में एक निश्चित तापमान और दबाव पर नमी की अधिकतम मात्रा उपलब्ध होती है तो उसे निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कहते हैं। वायु में व्याप्त वास्तविक आर्द्रता और आर्द्रता का वो अनुपात जिसे उस तापमान पर हवा धारण कर सकती है, आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, कहलाता है। आपेक्षित आर्द्रता RH% इक्वल्स हवा में उपस्थित नमी, जलवाष्प, की मात्रा गुणा 100 भाग हवा को संतृप्त करने के लिए नमी, जलवाष्प, की मात्रा। किसी विशेष क्षेत्र की अपेक्षित आर्द्रता तापमान, वायु दाब, ऊंचाई, पवन वेग, वनस्पति और मिट्टी की नमी से प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप वायुमंडलीय नमी की मात्रा, तापमान और अपेक्षित आर्द्रता में घनिष्ठ संबंध है। यदि वायुमंडल का तापमान बढ़ जाए तो अपेक्षित आर्द्रता घट जाएगी और तापमान कम हो जाने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाएगी। धरातलीय जीवों के शरीर की सतह से वाष्पोत्सर्जन, स्वेदन आदि जैसी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले वाष्पीकरण की दर वायुमंडलीय आर्द्रता द्वारा ही नियंत्रित होती है। यदि आप किसी ऐसे पर्वतीय स्थल की यात्रा करें जहां ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर शेष मौसमों में आर्द्रता अधिक रहती है तो आप पाएंगे कि उस प्रकृति में रहते हुए पौधों और अन्य जीवों ने ऐसे पर्यावरण के अनुसार स्वयं में कितना अनुकूलन कर लिया है। अधिक आपेक्षिक आर्द्रता में उगने वाले पौधों को आर्द्रताभिद, हाइग्रोफाइट्स, जैसे लाइकन आदि के रूप में किया जाता है। 1.2.6 जल। जल जीवन की एक मौलिक आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं कि पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में सबसे अधिक जल का ही प्रतिशत होता है? किसी भी प्रकार के जीव जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर आपने जाति के विकास पर कोई पुस्तक पढ़ी है तो आप अवगत होंगे कि जीवन का आरंभ जल में ही हुआ है। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि अधिकांश सभ्यताएं नदियों के निकट या नदी तट पर विकसित हुई क्योंकि जल जीवन का आधार है। घरेलू कार्यों, सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यदि आप किसी झील, तलैया या अपने निकटवर्ती क्षेत्र की नदी तक जाएं तो आप देखेंगे कि काफी पौधे और जीव जल में निवास करते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, जलस्थली, एम्फीबियंस, उदाहरण मेढक। नदियों में विविध प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। तीव्र प्रवाही जल में रहने वाली मछली और अन्य प्राणियों में ऐसी युक्तियां होती हैं जिनके द्वारा वे तेज धाराओं में आराम से रह पाते हैं। वे तीव्र जलधाराओं में बच सकने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार के प्रवाही तंत्र में जीवित रह सकते हैं। इसके साथ कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जो कुशल तैराक नहीं हैं और पत्थरों के नीचे, नदी तल की विद्रिकाओं में या फिर रेत में बने बिलों में रहते हैं, जैसे कि घोंघे, सीपियां और स्लग। जल की आवश्यकता अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है और जीवों का वितरण आवश्यकता और जल संरक्षण हेतु विशेष अनुकूलन पर आधारित है। उदाहरणार्थ जलीय पौधे, जलोद्भिद तथा प्राणी, मछली, जलीय पर्यावरण में निवास करने के लिए भलीभांति अनुकूलित हैं। उनमें जलीय पर्यावरण में जीवित रहने के लिए आकारिक, शारीरिक और शरीरक्रियात्मक संशोधन हैं। चित्र 2a में उन मैंग्रोव गरानों को दिखाया गया है जिनकी जड़ें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए विशेष प्रकार से अनुकूलित होती हैं क्योंकि वे ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है। चित्र 2b में मैंग्रोव की एक ऐसी स्पीशीज को दिखाया है जिसकी पत्तियों से अतिरिक्त नमक के निःस्रावन के लिए अनुकूलन है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि गरानों की ये स्पीशीज अंशतः खारी जल में डूबे रहते हैं जहां कहीं जल का अभाव होता है, जैसे मरुस्थल में, वहां जीव जल की क्षति के लिए जहां कहीं जल का अभाव होता है, जैसे मरुस्थल में, वहां जीव जल की क्षति के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे कंगारू चूहा, चित्र 3, भलीभांति लगभग जलरहित पर्यावरण में जीवित रहने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है।
उसकी बृहदांत्रा उत्सर्गी पदार्थों से अधिकांश जल अवशोषित कर लेती है और इस प्रकार वो उस जल की आपूर्ति कर लेते हैं जो सांस लेते हुए फेफड़ों से वाष्पीकृत हो जाता है। वो अपनी गतिविधियों को रात के लिए प्रतिबंधित करके और दिन के समय बिल में छुपकर गर्मी से बचा रहता है। चित्र 2 ए गरानों की जड़ों से निकले हुए स्पंजी ऊर्ध्वर रेत और जल से ऊपर उठे होते हैं। तीर के निशान को देखिए, वे गैसों के विनिमय में सहयोग देते हैं। बी गरानों की कुछ स्पीशीज अपनी पत्तियों से अतिरिक्त नमक का निःस्रावन करती है जो उनकी सतह पर अवक्षेपित हो जाता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 3 कंगारह चूहा मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। 1.2.7 मृदा खनिज तत्वों पोषक का प्रमुख भंडार है जिनकी पौधों और प्राणियों को आवश्यकता होती है। पौधे मृदा में घुलित अवस्था में उपलब्ध बृहत और सूक्ष्म पोषक प्राप्त करते हैं। मृदा में उपलब्ध पोषकों की मात्रा, जल को अपने अंदर रोके रखने की क्षमता और मृदा का वातन, मृदा की उर्वरता को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही उर्वरता पौधे की उत्पादकता को प्रभावित करती है और उन जीवों की संख्या को भी निर्धारित करती है, मृदा जिनका पोषण कर सकते हैं। उदाहरणार्थ दुमती मृदा रेत और चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण है और कृषि तथा वनवर्धन की दृष्टि से उत्तम समझी जाती है। इसमें जल को अपने अंदर रोके रखने की अच्छी क्षमता है और पर्याप्त मात्रा में जल और वायु को रोके रखती है। इसीलिए दुमती मृदा में मूल और मूल रोम का गहराई तक बेढंग सरल हो जाता है। आप अगर मृदा का अनुलंब परिच्छेद काटें तो आप 3 स्पष्ट परतें ए, बी और सी संस्तर, देखिए चित्र 4, पाएंगे। वास्तविकता ये है कि ए संस्तर या ऊपरी संस्तर अर्थात ऊपरी मृदा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में बीज अंकुरित होता है और यहीं से पौधे पोषण प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि हम ऊपरी मृदा को विभिन्न विधियों द्वारा बचाना या सुरक्षित रखना चाहते हैं। विभिन्न बलों जैसे वायु और जल आदि के द्वारा ऊपरी मृदा के हटने को मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन कहते हैं और अपरदन से बचाव को मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। मृदा संरक्षण के लिए कई तकनीक को उपयोग में लाया जाता है। बी संस्तर या अवमृदा में कार्बनिक पदार्थ कम होता है, अतः ये संस्तर की ए की अपेक्षा कम उर्वर होता है। इसके नीचे सी संस्तर होता है जो अंशतः अपघटित निचली आधार शैल या अवसादों द्वारा निर्मित खनिज की परत है। सी मृदा की उर्वरता कम है। सारे पर्यावरणीय कारक जैसे धूप, तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय आर्द्रता, पवन आदि अलग अलग रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। कारकों में एक घनिष्ठ संयोजन है। प्रकाश व तापमान घनिष्ठ रूप से संयोजित हैं। धरातल और जलस्थल सूर्य का प्रकाश पाकर गर्म हो जाते हैं। पृथ्वी की सतह से पुनः विकिरण पृथ्वी के निकटवर्ती वायुमंडल को गर्म कर देता है। जब प्रकाश किसी हरे भरे क्षेत्र पर पड़ता है तो अधिकतर प्रकाश हरे पौधों द्वारा रोक लिया जाता है और उसका बहुत कम अंश पृथ्वी तल पर पहुंच पाता है, किंतु जब प्रकाश किसी ऐसे क्षेत्र पर पड़ता है जो वनस्पति आवरण रहित हो तो मृदा की सतह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। पत्थर, कंकड़, रेत और यहाँ तक कि ईंटें भी और अधिक गर्म हो जाती है। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों की सूक्ष्म जलवायु, माइक्रोक्लाइमेट, जहाँ ठोस पथरीला निर्माण पाया जाता है, स्पष्ट रूप से ग्रामीण जलवायु से भिन्न होती है, जहाँ घर मकान आमतौर से मिट्टी के बने होते हैं और जिनके प्रतिवेश में अधिक हरियाली होती है। इसी प्रकार तापमान और वर्षा में भी घनिष्ठ संबंध है। उच्च तापमान अधिक वाष्पीकरण दर, जल की खुली सतह से और पौधों से वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन के लिए उत्तरदायी है। समुद्र, झीलों और तलियों से चलने वाली गर्म वायु अत्यधिक आर्द्र होती हैं। ये गर्म और नम हवाएं ऊंचे भागों की ओर बढ़ते हुए ठंडी और संघनित होकर वर्षा में परिवर्तित हो जाती हैं, जो पृथ्वी पर ताजे जल का प्रमुख स्रोत है। तापमान का संबंध वायु के परिसंचारण और कई दूसरे कारकों जैसे वायुमंडलीय दाब, ऊंचाई, वनस्पति और आर्द्रता से है, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सारे वायुमंडलीय कारक परस्पर मृदा और जैव कारकों से संयोजित हैं। बोध प्रश्न 1
पारिस्थितिकी और पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरणीय कारक से क्या तात्पर्य है? 2. किसी क्षेत्र में पैदा होने वाले पौधों की संख्या को मृदा स्वरूप किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? चित्र 4. मृदा संस्तर। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1.3 समय के साथ पर्यावरण में परिवर्तन। हमारे सौर मंडल या पृथ्वी ग्रह के इतिहास से यह स्पष्ट हो चुका है कि हमारे पर्यावरण में क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन होता रहा है। इनमें से कुछ परिवर्तन धीमे हैं और कुछ तीव्रगामी हैं। 1.3.1 मंदगति परिवर्तन। मंदगति परिवर्तनों को एक जीवन काल या 100-200 वर्षों की अवधि में नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन जीवाश्म अभिलेखों फॉसिल रिकॉर्ड्स के माध्यम से किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, चंद्रमा से लाई गई शिलाएं लगभग 4 अरब वर्ष पुरानी थीं, जबकि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राचीनतम शिला 3 अरब वर्ष पुरानी है। विकसित हुए होंगे जिनमें ऑक्सीजन सहन करने की शक्ति और उसको उपयोग करने की कुछ अधिक योग्यता रही होगी, जिससे कि जीवन प्रक्रम भलीभांति चल सके। इस प्रकार ऑक्सीजन वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर की सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम हो गई। वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय हुआ जब कुछ मात्रा में ऑक्सीजन ओजोन के रूप में परिवर्तित हुई। जैसा कि आपको ज्ञात है, समतापीय मंडल स्ट्राटोस्फीयर में ओजोन की परत बहुत से जीवों के लिए सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण के विरुद्ध सुरक्षा आवरण का काम देती है। लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुए वायुमंडल में मंद गति के परिवर्तनों के कारण आज के इस वायुमंडल की रचना हुई। वायुमंडल की ये अवस्था जीवन के लिए बहुत सुखद है, किंतु मानवीय कार्यकलापों के प्रभावों के कारण वायुमंडल की यह अवस्था भी तीव्र गति से परिवर्तनशील है, जिसका हम दूसरी इकाइयों में वर्णन करेंगे। भूखंड में परिवर्तन या महाद्वीपीय संचलन। जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगना के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था, जिसे उसने पेंगाचा के नाम से पुकारा। पेंजिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है समस्त भूमि। देखिए चित्र 5। वैज्ञानिक मानते हैं कि महाद्वीप धीरे धीरे विस्थापित होते हैं, लगभग 15 से मी प्रति वर्ष की दर से। इस क्रमिक विस्थापन ने 40 करोड़ वर्षों में पृथ्वी को वो आकृति प्रदान की है जैसा इसे आज हम देखते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि भारतीय प्लेट भूखंड भी गोंडवानालैंड से विस्थापित होकर लारेशिया से जा मिला और भारतीय महाद्वीप को आज की आकृति प्रदान की। इन दोनों महाद्वीपों के संयोजन के समय हुई टक्कर से हिमालय की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के अंदर भी कई प्रकार की मंद क्रियाएं चल रही हैं। क्रोड या पृथ्वी के गर्भ की रचना पिघले हुए सघन और अत्यंत तप्त धातु से हुई है। क्रोड को घेरे हुए एक आवरण मैंटल है जो गर्म चट्टान की आना परत है। इस क्षेत्र में संवहन धाराओं कनेक्शन करंट का बड़े पैमाने पर चक्रण होता है। यही ज्वालामुखी विस्फोटों, भूकंपों और पर्वतों के निर्माण आदि का कारण है। चित्र 5। मध्य जीवकल्प के प्रारंभ में समस्त महाद्वीप पेंजिया के रूप में संयोजित थे। उस समय की विभिन्न महाद्वीपों की स्थिति विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अतः ये स्पष्ट है कि पृथ्वी के अंदर और बाहर वायुमंडल में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। इस ग्रह पर समस्त स्पीशीज का विकास जीवों की पर्यावरणीय परिस्थितियों से अनुकूलन करने की क्षमता पर निर्भर है। इन वायुमंडलीय परिवर्तनों का जलवायु पर सुस्पष्ट प्रभाव पड़ता है और जलवायु पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक बहुत बदल चुकी है। 1.3.2 तीव्रगामी परिवर्तन। मनुष्य के कुछ ऐसे कार्यकलाप हैं जिनके कारण हमारे पर्यावरण और जलवायु दोनों में तीव्रगामी परिवर्तन हुए हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद अत्यधिक प्रौद्योगिकीय प्रगति और आर्थिक उपलब्धियों का आधुनिक सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। मानव समाज के लिए अभूतपूर्व संपन्नता भी उसी के द्वारा आई है, किंतु इसके साथ ही इसके कारण हम अभूतपूर्व खतरों और संकट की ओर भी बढ़े हैं और इनसे संबद्ध समस्याओं को मानव भविष्य के हित में तुरंत सुलझाना अति आवश्यक है।
यदि आप कुछ औद्योगिक नगर जैसे मुंबई, दिल्ली, कानपुर, मंडी, गोविंदगढ़, पंजाब, कोरबा, सूरत, गुजरात, विशाखापट्टनम, आदि की यात्रा करें तो पाएंगे कि इन नगरों का पर्यावरण बदल रहा है। महानगरों में मोटर गाड़ियों के द्वारा प्रदूषण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो वायुमंडलीय प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। यदि आप अपने माता पिता या बड़ों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि पर्यावरणीय परिस्थितियां शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में कितनी तेजी से बदली हैं। कुछ सार्वभौमिक पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, मुख्यतः मनुष्य के कार्यकलापों जैसे कोयला, पेट्रोल या अन्य जीवाश्मीय ईंधन जलाना, बड़े पैमाने पर वन अपरोपण और खनन आदि के कारण होते हैं। ये पर्यावरण में होने वाले तीव्रगामी परिवर्तनों का उदाहरण है। इसे केवल एक पीढ़ी में ही नहीं बल्कि 10-20 वर्षों में भी देखा जा सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव और बदलता वायुमंडल। रासायनिक प्रदूषण पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना को परिवर्तित कर रहा है और जलवायु को बदल देने, पौधों की पैदावार के प्रारूप को परिवर्तित कर देने और मनुष्य तथा जीवों को खतरनाक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण से आरक्षित कर देने का भय उत्पन्न कर रहा है। प्रदूषण के मूल कारण सारणी 2 में दिए गए हैं। 5% प्रदूषण के इन कारणों में से जीवाश्मीय ईंधन का जलाया जाना और वनों का जलाया जाना कार्बन डाइऑक्साइड चक्र में असंतुलन का कारण बना है। हाल ही में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हरे पौधे और वृक्ष अवशोषित करते हैं उससे अधिक मुक्त हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा वायुमंडल में छाती जा रही है और उसने वहां एक मोटा आवरण बना लिया है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और दृश्य प्रकाश को धरातल की सतह तक पहुंच जाने देता है, किंतु पुनर्विकिरण के रूप में वापस लौटती हुई ऊष्मीय तरंगे अवरक्त विकिरण उस आवरण के द्वारा रोक ली जाती है। ऊष्मा वापस पृथ्वी पर लौटा दी जाती है और इस तरह ग्रीनहाउस प्रभाव ग्रीनहाउस इफेक्ट का कारण बनती हैं। वो 5 गैसें जो ग्रीनहाउस प्रभाव में योगदान प्रदान करती हैं निम्नवत हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 50%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC 14%, मीथेन CH 18%, ओजोन O3 12%, ट्रोपोस्फेरिक नाइट्रस ऑक्साइड 6%। ये स्पष्ट है कि इन गैसों में से ग्रीनहाउस प्रभाव या वायुमंडलीय तापन में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक योगदान है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के एकत्रीकरण में गत 2 दशकों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का 1958 में एकत्रीकरण 10 लाख में 315 अंश था, जो 1990 में बढ़कर 353 अंश प्रति 10 लाख हो गया और 1.5% की अनुमानित दर से प्रति वर्ष बढ़ रहा है। ये बहुत कम प्रतीत होता है, किंतु ये कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई दर भयप्रद है और वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है कि यदि इसी दर बढ़ती रही तो पृथ्वी का औसत तापक्रम वर्ष 2030 E0 तक 3-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। समुद्रों की सतह 3 से 7 फीट तक ऊपर उठ जाएगी और बहुत से छोटे द्वीपों और विभिन्न महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे। बॉक्स 1 ग्रीनहाउस प्रभाव। आपने देखा होगा कि अगर आप तपती हुई धूप में खड़ी कार की सारी खिड़कियां बंद कर दें तो अंदर असहनीय रूप से गर्मी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश खिड़कियों के शीशे से गुजरकर अंदर पहुंच जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होकर वहां रह जाती है और कार को गर्म कर देती है। ग्रीन हाउस या पादप गृह पौधे उगाने के लिए बनाए जाते हैं और इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चूंकि वे शीशों के बनाए जाते हैं, अतः प्रकाश अंदर पहुंच जाता है किंतु ऊष्मा बाहर नहीं निकल सकती। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण भी ऐसा ही है कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजर जाने देती है किंतु ऊष्मा को वायुमंडल से निकलने नहीं देती। इस प्रकार सामान्य मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के तापमान को बनाए रखती है। परंतु यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तो वायुमंडल में अधिक ऊष्मा रोक ली जाएगी जो उसका तापमान बढ़ा देगी। ऊष्मा का इस प्रकार वायुमंडल में रोक लिया जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। पेनिट्रेट्स द एटमॉस्फेयर। चित्र 6
आरेखीय ग्रीनहाउस प्रभाव। लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडल से गुजरती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीनहाउस प्रभाव की अन्य गैसें गर्म धरातल से आने वाली दीर्घ तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण को ग्रहण करती है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। ओजोन की परत में अवक्षय हमारे वायुमंडल में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तीव्रगामी परिवर्तन है। इससे पहले के अनुभाग में आपने पढ़ा कि ओजोन की परत समताप मंडल में आने वाली पराबैंगनी विकिरण लघु तरंगदैर्घ्य 200-400 नैनोमीटर का अवशोषण कर लेती है। यदि यह पराबैंगनी प्रकाश ओजोन द्वारा निस्यंदित न हो तो सूक्ष्मजीवों का सर्वनाश कर देंगी और पशुओं तथा मनुष्यों में कई बीमारियों का कारण भी बन सकती है। ये पौधों और वृक्षों को नुकसान पहुंचा सकती है। प्लांकटन और दूसरे समुद्री जीवों, यहाँ तक कि मानवों के असंक्रम्य तंत्र इम्यून सिस्टम को भी क्षतिग्रस्त कर सकती है। कई प्रकार के रसायन, विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS और उससे कुछ कम मात्रा में हैलान्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मैथिल क्लोरोफॉर्म वायुमंडल में छोड़ी जाती है। CFCS का उपयोग बड़े पैमाने पर रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर आदि में शीतलकों के रूप में और एरोसॉल स्प्रे के डिब्बों में नोदकों के रूप में होता है। ये CFCS ऊपर समताप मंडल की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये CFCS पराबैंगनी विकिरण द्वारा विघटित कर दी जाती हैं और परिणामस्वरूप क्लोरीन मुक्त हो जाती है, जो आसानी से ओजोन के साथ क्रिया करके उसे नष्ट कर देती है। एक श्रृंखला क्रिया द्वारा क्लोरीन का एक परमाणु 1000 ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। इस मंद क्रिया के कारण ओजोन की परत पतली होती जा रही है और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्थान देखे हैं जहां ओजोन इस सीमा तक कम हो चुकी है कि वहां ओजोन विवा होल बन गया है। संपूर्ण विश्व में ओजोन परत क्षीण होती जा रही है, किंतु ध्रुवीय क्षेत्रों, विशेषकर अंटार्कटिका पर अधिक प्रभाव देखा जा सकता है। ओजोन परत के क्षीण हो जाने के कारण पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी विकिरण बहुत बढ़ जाता है और धूपतमरत या त्वचा के कैंसर का कारण बनता है। व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर कहा जाता है कि समताप मंडलीय ओजोन में 1% कमी का अर्थ है ओजोन परिरक्षक में से होकर गुजरने वाले जीवीय दृष्टि से प्रभावी विकिरण में 2% की वृद्धि। वैज्ञानिक आगामी 30-40 वर्षों में पराबैंगनी विकिरण के 5% से 20% तक बढ़ जाने की शंका व्यक्त कर रहे हैं। अब इस विषय में काफी जागरूकता आ चुकी है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार प्रदूषण को रोकने और ओजोन परत को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन समस्त घटकों का अध्ययन करने के बाद, जिनसे हमारे पर्यावरण की रचना हुई है, हमें इस बात पर फिर जोर देना चाहिए कि पर्यावरण इन सारे घटकों के जटिल समिश्र के रूप में जीवों को प्रभावित करता है। ध्यान में रखने की बात यह है कि यदि एक कारक भी अव्यवस्थित होता है तो अक्सर ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसके परिणामों की कभी प्रत्याशा न की गई हो। 1.4 सारांश। किसी जीव का प्रतिवेश ही उसका पर्यावरण है। ये 2 प्रकार का होता है, जैविक तथा अजैविक। बहुत से पर्यावरणीय कारक जीवों, पौधों और पशुओं पर प्रभाव डालते हैं और पृथ्वी पर वनस्पति समूह और प्राणी समूह के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी भी यही हैं। अजैविक पर्यावरणीय कारक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते बल्कि जैविक कारकों से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। पर्यावरण कभी स्थायी नहीं रहा, वह बदलता रहा है और निरंतर बदल रहा है। कुछ परिवर्तन मंदगति से होते हैं जिन्हें हम 100-200 वर्षों में भी नहीं देख सकते, जैसे किसी भूभाग का संचलन और महाद्वीपों का निर्माण। किंतु कुछ परिवर्तन इतने तीव्रगामी होते हैं कि उन्हें बहुत आसानी से देखा या अनुभव करा जा सकता है। आधुनिक युग में प्रौद्योगिक विकास के कारण मनुष्य ने गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर ली हैं, जैसे वायुमंडलीय सार्वभौगिक तापन और ओजोन परत की क्षीणता। इन समस्याओं के प्रति न केवल राष्ट्रीय सतर्कता चाहिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान की भी आवश्यकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।